हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हो गया है हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके, चाहे वो फिर ऑनलाइन वाले हों गाइस, ऑनलाइन वाले हों, ऑफलाइन वाले हों, सभी को डिस्कस करेंगे। और वीडियो इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपका 15 नंबर का जो NCERT आती है वो, और 15 नंबर की पेडागोगी, ठीक है, पेडागोगी जो भी आपकी आती है वो, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए चलेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को और देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस हो रहा है, रूपल अ क्लास 5th स्टूडेंट्स, Rupal, a class 5th student, tells her teacher that when her younger sister cries, her grandmother says to her to stop crying, otherwise an old man sitting on the moon will take her away. What will you do if you are Rupal teacher? क्या कह रहा है कि रूपल कक्षा 5 की छात्रा है। वो अपने टीचर को बताती है, वो अपनी शिक्षिका को बताती है कि जब भी उसकी छोटी बहन रोती है तो उसकी दादी कहती है कि तुम चुप हो जाओ, वरना जो चांद पर आदमी बैठा है, जो बाबा बैठा है, वो लेने आ जाएगा। यदि आप रूपल के टीचर हो तो आप क्या करोगे, क्या एक्सप्लेनेशन दोगे? टॉक टू रूपल्स ग्रैंड मदर एंड forbid her from saying so. Talk to Rupal and explain that her grandmother is lying. Explain to Rupal about the moon and show that no such old man is there. Ask Rupal to collect information and verify this fact. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 में अब हिंदी में देख लेते हैं क्या कह रहा है। रूपल की दादी से आप बात करेंगे और उन्हें ऐसा कहने से मना करोगे। रूपल से बात करके समझाओगे कि दादी झूठ कह रही हैं। रूपल को चांद के बारे में बताओगे कि ऐसा कोई बाबा वहाँ नहीं है। रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जांच करे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कि आप कहोगे कि आप इस इंफॉर्मेशन, चांद से रिलेटेड, मून से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसको वेरीफाई करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन नंबर 4 आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। In a class 1, as a teacher, you are explained to familiar learners with the senses you will. शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित करवाएं। आप क्या करेंगे? बच्चों की जो विद्यार्थियों की ज्ञानेंद्रियां हैं उससे आप बच्चों को कैसे परिचित करवा सकते हो वो। आस्क लर्नर टू रीड अबाउट द टॉपिक एंड कम प्रिपेयर्ड फॉर द क्लास. Ask learners to write about senses in their own words. Use concrete material to depict the functions of each sense. Use role play to transact the function of each sense. ठीक है, हमें एक टीचर होने के नाते आप बच्चों को, आप स्टूडेंट्स की ज्ञानेंद्रियों से कैसे परिचित करवा सकते हो, क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ हिंदी में क्या कर रहा है, विद्यार्थियों को विषय के संदर्भ में पढ़ने के लिए और तैयारी के साथ कक्षा में आने के लिए कहोगे। विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में ज्ञानेंद्रियों के विषय में लिखने के लिए कहोगे। प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे। प्रत्येक संवेदना का कार्य संपादित करने के लिए भूमिका निर्वाह का उपयोग करेंगे। हम क्या कर सकते हैं कि जो टीचर है वो बच्चों को उनकी ज्ञानेंद्रियां, उनके सेंसेस से क्या करवा पाएँ, गो थ्रू करवा पाएँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 करेंगे कि प्रत्येक संवेदना का कार्य पिक्चर के माध्यम से मूर्त पदार्थ का उपयोग करके उनको हम सिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएगा। ठीक है, सेंसेस की बात हो रही थी, ज्ञानेंद्रियों की बात हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, Which of the following statement is most suitable explanation of the nature of EVS? कि इनमें से कौन सा जो कथन है वो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्तता का व्याख्या करता है, कि कौन सा एक्सप्लेन करता है, एक सुटेबल एक्सप्लेन किसका, EVS की नेचर का, नेचर ऑफ EVS
पर्यावरण का अध्ययन करता है। क्या कहता है? एडजस्टमेंट बिटवीन ह्यूमन बिहेवियर्स एंड इकोसिस्टम, कि मानव व्यवहार और परिस्थिति तंत्र में सामंजस्य होना, ये नेचर है। एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एजुकेशन, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा। अ लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस अबाउट इन्वायरमेंट, पर्यावरण के बारे में सतत रहने की अधिगम प्रक्रिया है आपका इन्वायरमेंट। अंडरस्टैंडिंग एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वायरमेंट, पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी। क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कि पर्यावरण के बारे में सतत रहने की अधिगम प्रक्रिया है आपका क्या? इन्वायरमेंट। आपका पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वोत्कृष्ट उपयुक्त व्याख्या कौन करता है? कि आ लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस अबाउट इन्वायरमेंट, कि पर्यावरण के आप सतत रूप से, कंटिन्यूअस रूप से लर्निंग कर रहे हैं, अधिगम की प्रक्रिया में आप हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है क्या? देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, इन क्लास 2 as an EVS teacher you have to transact transportation topic in them travel to the student, thus you will। क्या कह रहा है कि कक्षा 2 में आप क्लास 2 के टीचर हो, EVS के टीचर हो, और आपको स्टूडेंट्स को यात्रा जो थीम है, जो ट्रेवल थीम है आपका, उसके बारे में बच्चों को बताना है, उसके बारे में संपादन करना है, उसके बारे में डिटेल प्रोवाइड करनी है। इसके लिए आप क्या करोगे? आस्क स्टूडेंट टू रीड अबाउट इट एंड मेक नोट्स, कि आप बच्चों को कहोगे कि आप अपने स्टूडेंट्स को कहोगे कि इसके संदर्भ में, यानी कि यातायात के संदर्भ में, यात्रा के संबंध में, ट्रांसपोर्ट के संबंध में आप पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं। शो देम अ कंप्यूटर प्रेजेंटेशन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्या आप क्या करोगे? जो हमारे ट्रांसपोर्ट से, हमारे जो पर्यावरण है, इसके इम्पोर्टेंस बताने के लिए, इसके महत्व को बताने के लिए कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे, कि कंप्यूटर के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाओगे और वो प्रेजेंट करोगे बच्चों के सामने। थर्ड कह रहा है, यूज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम देयर एक्सप्लेनेशंस, क्या कह रहा है कि जो कम्युनिकेशन करोगे, संप्रेषण और सूचना साधन का उपयोग करेंगे और उनके अनुभवों से निष्कर्ष निकालेंगे। जो पहले बच्चों से आप सूचनाएं एकत्रित करोगे, यानी कि क्या करोगे? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, उनके साथ कम्युनिकेट करोगे, कम्युनिकेट करने के बाद कंक्लूजन निकलेगा, जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो किसके आधार पर निकलेगा? उनके एक्सपीरियंसेस के आधार पर निकलेगा। तो ये कराओगे। रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल टू डिपार्चर्स यूजेस ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स टू डिस्पेयर यूजेस ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, क्या कह रहा है कि पर्यावरण के उपयोग का अर्थ निकालने के लिए समाचार पत्र के लेख पढ़ेंगे। क्या करेंगे इसमें? इसके अंदर हम करेंगे ऑप्शन नंबर थर्ड, यूज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, कि बच्चों से आप नॉलेज, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, हम उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, ट्रांसपोर्ट्स के बारे में उनके जो अनुभव हैं उनको हम पूछेंगे, उनके अनुभव लेंगे और उससे निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट द नेचर ऑफ ईवीएस, यानी कि जो नेचर के बारे में, ईवीएस के बारे में, ईवीएस की प्रकृति के बारे में जो सही है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति, ईवीएस का नेचर को कौन सा एग्जाम्पल सबसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है? पर्यावरण अध्ययन में हम अपने आप में कोई अलग विषय नहीं है, यानी कि जो ईवीएस है वो कोई अलग विषय नहीं है। पर्यावरण अध्ययन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विषय विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की पूर्व तैयारी है, कि हम जब बच्चों को ईवीएस पढ़ाते हैं तो बच्चा जब हायर क्लास में जाए, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में जाए, तो उसको वो साइंस और सोशल साइंस के रूप में वो सब्जेक्ट मिलता है। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता उत्पन्न करता है। पर्यावरण अध्ययन पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की उसके अंदर कुशलता होती है। क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, कि पर्यावरण अध्ययन जो आपका ईवीएस है वो इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में कौन सी समस्याएं हैं उसके बारे में हमें
जागरूक करता है, ठीक है, जागरूक करता है और हमें उसके प्रति संवेदनशील बनाता है, ठीक है, अवेयरनेस और सेंसिटिविटी हमें प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आता है 6। Which of the following activities are appropriate for transacting here comes a letter to the students of class 3। क्लास 3 के बारे में बात हो रही है। हिंदी में पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर है ये 6। क्या कह रहा है? कक्षा 2 के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई है कि शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप उपयुक्त हैं। भाई एक चैप्टर है क्लास 2 में, चिट्ठी आई है विद्यार्थियों को, प्रकरण क्लास 2 में आप बच्चों को पढ़ा रहे हो और वहाँ पर आपको चिट्ठी आई है, ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाना है, तो आप कौन सी क्रियाकलाप उपयुक्त करेंगे? संचार का पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास कीजिए। विद्यार्थियों को, भाई बी कह रहा है विद्यार्थियों को सूचना को जोड़कर और उनको अपने शब्दों में लिखने के लिए कहेंगे। विद्यार्थियों को उनके दादा दादी को पत्र लिखने के लिए तैयार करेंगे। डाकियों के कार्यों को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाएंगे। क्या करेंगे हम, बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? ए और बी होगा, बी और सी होगा, और ऑप्शन देखते हैं, और ऑप्शन क्या है? ए और बी होगा, बी और सी होगा, ए और डी होगा, या फोर्थ सी और डी होगा? सही आंसर होगा इसका सी और डी। विद्यार्थियों को उनके ग्रैंड पेरेंट्स, विद्यार्थियों को क्या करेंगे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स को पत्र लिखने के लिए तैयार करेंगे, और डाकिया जो आपको चिट्ठी देने आता है उससे उसके कार्य को अनुभव करेंगे, और जो भी आसपास डाकघर है वहां पर जाने की योजना बनाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज मेड अप ऑफ सेम कॉमन इंग्रेडिएंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा समूह एक ही प्रकार के खाने की सामग्री से बना है? डोसा, पुलाव, खीर, चपाती, दाल, सलाद, हलवा, बिरयानी, जेली, अचार, इडली, हलवा। ये है हलवा। इनमें से कौन सा ऐसा कॉमन ग्रुप है फूड का जो सेम इंग्रेडिएंट से बना है? कौन सा है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। देखिए पुलाव चावल से बनता है, चावल की खीर और चावल का डोसा, चावल के आटे को पीस करके उसका गोल बना करके डोसा बनाते हैं। तो सेम इंग्रेडिएंट से जो चीज़ बनी है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईवीएस लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। उनके बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में सत्य हैं? बच्चों के, चिल्ड्रंस के इन ईवीएस को सीखने के संदर्भ में, कॉन्सेप्ट के संदर्भ में, कंटेंट के संदर्भ में ट्रू है। बच्चे अपने आसपास के दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं। अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के सामने संदर्भित अनुभव होते हैं। विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है। विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संसाधन है। कौन सा है सही जवाब? देखिए क्या कह रहा है कि जो बच्चे हैं अपनी आसपास की दुनिया, यानी कि उसके आसपास का जो सराउंडिंग होता है वो उससे जुड़े रहते हैं, यानी कि प्रेजेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? एक्टिवली कनेक्टेड रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी कह रहा है अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के सामने संदर्भित अनुभव होते हैं, कि भाई बच्चा जो है डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, और जब बच्चा डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है तो उसके पास डिफरेंट क्या होते हैं? अपने अनुभव होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन भी सही है। क्या कह रहा है? विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया में चुनौतीपूर्ण बनती है, चुनौतीपूर्ण बनाती है। गलत। विविधताएं जो है, जो डाइवर्सिटी होती है क्लासरूम के अंदर, वो बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण एक संसाधन है। डाइवर्सिटी होना क्लासरूम में बच्चों को अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझाने में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज अ करेक्ट आंसर। ए, बी और डी इज यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक। क्या कह रहा है, क्लासरूम में आप एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। कौन सा टॉपिक? बर्ड्स के बारे में। बर्ड्स के बारे में, पक्षियों के बारे में आप बच्चों को एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक, एक विषय प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स को? क्लास 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्रिफेयर? आप कौन सी चीज़ बच्चों को प्रिफेयर करोगे उस चीज़ को पढ़ाने में, ठीक है। Provide model of birds along with their names to your student from them to memorize. Ask a student to write about birds in their own words. Use nature walk to identify local birds, their habit and habitat. उनकी हैबिट्स और हैबिट्स के बारे में। शो अ वीडियो ऑन बर्ड्स फॉलोड बाय डिजिटल प्रेजेंटेशन। हिंदी में देखते हैं क्या कह रहा है। जैसे मैंने समझाया अभी क्वेश्चन नंबर 9 की कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय पक्षियों के बारे में, आप पक्षियों का विषय प्रस्तुत कर रहे हैं। करने के उद्देश्य से आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता दोगे? कौन सी एक्टिविटी, कौन से टॉपिक इन पॉइंट्स में से फॉलो करोगे? अपने विद्यार्थियों को पक्षियों के प्रतिरूप उनके नामों की सूची के साथ याद करने के लिए दियोगे। आप विद्यार्थियों को पक्षियों के विषय में अपने शब्दों में, विद्यार्थियों क्या करोगे? पक्षियों के बारे में, पक्षियों के टॉपिक को अपने शब्दों में लिखने को कहोगे। स्थानीय पक्षी और उनकी प्रकृति और उनके आवास स्थानों की पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर का उपयोग कीजिएंगे। आप पक्षियों पर एक वीडियो बनाकर के कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे। क्या करेंगे हम? भाई हम करेंगे ऑप्शन नंबर 3 कि जो भी आपके आसपास ग्राउंड हैं या स्कूल का ग्राउंड है जहाँ पर आपको पता है कि पक्षी मिल सकते हैं, उनके घोंसले देखने को मिल सकते हैं, तो बच्चों को वहाँ पर फील्ड विजिट कराएंगे। बच्चों रियल लाइफ एग्जाम्पल से क्या कराओगे? बच्चों को कनेक्ट कराओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है देखो। वानी said mango trees is like an open umbrella. Which processes have been used by Vani in this statement? Observation, comprehension, decision making, imagination. वानी क्या कर रही है यहाँ पर? वानी ने एक बात कहती है। क्या कहती है देखो, वाणी ने कहा आम का पेड़ खुली छतरी जैसा होता है। इस कथन में वाणी द्वारा किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया? अवलोकन, तुलना, निर्णय, कल्पना। ए बी सी सही है, बी और बी सी डी सही है, ए सी डी सही है या ए बी डी सही है? भाई आम का जो पेड़ है वो खुली छतरी जैसा होता है। कहीं ना कहीं उसने अवलोकन किया होगा, उसका ऑब्जर्वेशन किया होगा, उसने कॉम्प्रिहेंशन की होगी, उसके बीच में तुलना करी है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, इमेजिनेशन यहाँ पर हो सकता है, कल्पना हो सकता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है कि उसने ऑब्जर्वेशन किया हो, उसने कहीं ना कहीं तुलना करी हो, उसने इमेजिनेशन करके बताया है। तो ये 3 पॉइंट इसके साथ आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ क्लास 3rd टॉपिक ऑन वाटर, स्टूडेंट शेयर instances of people being refused to drink water from common resources like well, ponds, etc. How would you deal with such a situation? हिंदी में देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 11 को हिंदी में देखते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर? थोड़ी सी मिस्टेक है, ये कक्षा 3 है, ये है वाटर यानी कि पानी, ठीक है। कक्षा 3 में विषय पानी का शिक्षण करते हुए विद्यार्थियों ने ऐसे उदाहरण को साझा किया जिसमें लोगों को सार्वजनिक संसाधन जैसे कुओं, तालाबों इत्यादि से जल पीने के लिए मना किया गया था। आप ऐसी परिस्थिति कैसे निपटेंगे? ऐसी परिस्थिति से आप क्लासरूम में क्या करा रहे हो? आप क्लासरूम में वाटर के टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा रहे हो और वाटर के टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराते समय बच्चों ने बोला कि कहीं कहीं सार्वजनिक संसाधन जैसे आपके कुएं हो गए, तालाब हो गए इत्यादियों से जल निकालने के लिए मना किया गया था। क्यों? अब ऐसी जब परिस्थिति है तो आप उससे कैसे निपटोगे? विद्यार्थियों को विषय से हटाने से
रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करने से रोकेंगे, बोलेंगे। विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने से मना करोगे। उन्हें अनुभवों को साझा करने और समानता के मूल्यों पर बल देने के लिए कहेंगे। उन्हें अनुभवों को साझा करने और जल संरक्षण पर निबंध लिखने के लिए कहेंगे। क्या करोगे, बी और सी करोगे, ए बी डी करोगे, ए सी डी करोगे या केवल डी? क्या होगा सही जवाब? भाई विद्यार्थियों को विषय से हटाने से रोकने और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। बिल्कुल उसको उस टॉपिक से अलग दूसरा टॉपिक ऐसा नहीं करेंगे कि दूसरा टॉपिक शुरू कर दें। तो ये तो सही है। बी कह रहा है विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने से मना करेंगे, ये गलत है। बच्चा अपने अनुभव शेयर कर रहा है, जब तक बच्चा अपने अनुभव शेयर नहीं करेगा वो उस चीज़ से जूझता रहेगा, उस चीज़ के बारे में सोचता रहेगा। थर्ड सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। उन्हें अनुभवों को साझा करने और समानता के मूल्यों पर बल देने के लिए कहेंगे और ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ए सी डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, which of the following objectives is the most important of EVS students? पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ईवीएस के लिए? ठीक है, ईवीएस अध्ययन विषय, पर्यावरण अध्ययन जो विषय है आपका, ईवीएस जो सब्जेक्ट है, वो कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है जब हम बच्चों को ईवीएस पढ़ाते हैं? डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, विषयगत अवधारणाओं की समझ का ये विकास करता है। डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, प्रायोगिक गतिविधियों को की समझ का विकास करता है। डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज ऑफ ऑब्जर्वेशन, इंक्वायरी, लॉजिक एंड कंक्लूजन, अवलोकन, खोजबीन, तर्क व निष्कर्ष निकालने की क्षमता का ये डेवलपमेंट करता है, विकास करता है। डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू डिसाइड राइट एंड रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ कंसाइंस, विवेक के आधार पर सही व गलत को तय करने की क्षमता का ये डेवलपमेंट करता है। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ईवीएस जब हम पढ़ते हैं, ईवीएस जब हम पढ़ाते हैं तो उससे बच्चे की ऑब्जर्वेशन एबिलिटी, इंक्वायरी एबिलिटी, लॉजिक एबिलिटी, कंक्लूजन एबिलिटी सब डेवलप्ड होती हैं। उसका अवलोकन करना, खोजबीन करना, तर्क निकालना, निष्कर्ष निकालना, ये सब चीज़ें उसकी विकसित होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, कंसर्न द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट्स, एलिफेंट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। हिंदी में देखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और बताएं कौन सा सही है। अपनी भारी शारीरिक ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन भार लगभग 200 किलोग्राम होता है। इन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद होता है। हाथियों के झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ घूमते हैं। सही कथन को बताना है। ए बी और सी सही है, बी सी डी सही है, ए और डी सही है या बी और सी सही है? कौन सा सही है? देखिए, अपने भारी शरीर के ढांचे के कारण हाथी अत्यधिक आराम करते हैं, गलत। हाथी केवल 2 से 4 घंटे आराम करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम अथवा 2 क्विंटल, क्विंटल में कितना? 2 क्विंटल होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। इन्हें कीचड़ और पानी से खेलना पसंद है, ये भी सही है। कीचड़ और पानी से खेलना इनके शरीर को ठंडक पहुँचती है। हाथियों के झुंड में नर और मादा हाथी अपने बच्चों के साथ रहते हैं, ये गलत है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, और ये एक ग्रुप में केवल 14 से 15 साल तक रहते हैं, फिर ये ग्रुप को छोड़ करके अकेले रहना शुरू कर देते हैं। तो ये हाथियों का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी और सी। सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक्य का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा क्या हो जाएगी? यानी कि जब कोई फार्मर क्या कर रहा है, खेती कर रहा है और उसमें क्या कर रहा है, उर्वरकों का, फर्टिलाइजेशन का
और कीटनाशकों का यूज कर रहा है ज्यादा से ज्यादा करके, बार बार एक ही टाइप की फसल उगा रहा है, तो इस वाले प्रोसेस को करते वक्त खेत की जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो क्या हो जाएगी, केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त होगी, एक साल में कई फसलों के लिए उपजाऊ हो जाएगी, उसी प्रकार की फसल के लिए उपजाऊ होगी, या बंजर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। सही आंसर होगा इसका बंजर हो जाएगी। जब आप एक ही जमीन पर बार बार कीटनाशकों का, उर्वरकों का, फर्टिलाइजर्स का यूज करोगे तो वो जमीन क्या है, बंजर हो जाएगी, क्योंकि आप एक ही टाइप की फसल बार बार उस मिट्टी में, उस सॉइल के अंदर उगा रहे हो, तो उससे क्या होगा, उससे ज्यादा फर्टिलाइजेशंस का, कीटनाशकों का यूज करने से जमीन जो है वो बंजर हो जाती है, मिट्टी की जो मिट्टी होती है, जमीन की मृदा बंजर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस वुड यू बी एबल टू स्प्रेड फ्रॉम वाटर बाय स्प्रेइंग विद अ क्लॉथ, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ को आप जल से कपड़े के द्वारा छानकर अलग कर सकते हैं, दूध और नमक को, नमक और चीनी को, हल्दी पाउडर, तेल को, चॉक पाउडर, रेत को। किस चीज को आप जल से कपड़े के द्वारा छान करके अलग कर सकते हो, जल से कपड़ों के ऊपर जल डाल रहे हो, ठीक है, लिक्विड डाल रहे हो, और नीचे छान कर जिस चीज को अलग कर सकते हो वो क्या है, चॉक पाउडर और रेत, ठीक है। पानी में मान लीजिए बहुत सारा रेत मिला हुआ है, तो जो कंकड़ पत्थर और बाकी वेस्ट होता है वो ऊपर कपड़े पे रह जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, रेत आ जाएगा, ठीक है। जो भी निकल सकता है उस कपड़े से वो होता है, जो पानी के अंदर जो हार्ड होता है वो रह जाता है, जो सॉफ्ट होता है वो निकल जाता है, सेम ये चीज। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति जिसमें रक्तहीन की पहचान हुई है उसको क्या खाने पीने की सलाह दी जाएगी, एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है जिसमें रक्तहीनता की पहचान हुई है, यानी कि रक्त की कमी है उस व्यक्ति में, अब उसको क्या खाने पीने की आप सलाह दोगे, चुकंदर का रस, पालक, अनार का रस तथा दूध से बने पदार्थ, नींबू पानी तथा जेली, ठीक है, खीरा तथा टमाटर का सूप, क्या दोगे, जिसके अंदर खून की कमी है उसको हम क्या देंगे, चुकंदर का रस देंगे, बीटरूट जूस देंगे, पालक देंगे, ठीक है, बीटरूट जूस, चुकंदर का रस बहुत जल्दी खून बढ़ाता है, पालक बहुत जल्दी खून बढ़ाता है, अनार भी बहुत जल्दी खून बढ़ाता है, अनार का रस हो गया, चुकंदर का रस हो गया, पालक का जूस हो गया, पालक हो गया, ये सब क्या है, बहुत जल्दी खून को बढ़ाते हैं, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर 1 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आता है 17, लौह तत्व आयरन से प्रचुर खाद्य पदार्थ सामग्री का समूह है, आयरन सबसे ज्यादा, आयरन जो है वो सबसे ज्यादा किन चीजों में पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 17 बताएं, आंवला पालक गुड़, आंवला टमाटर गुड़, पालक बंद गोभी टमाटर, आंवला बंद गोभी गुड़, किसके अंदर सबसे ज्यादा आयरन होता है, किसमें होता है, आंवला, पालक और गुड़, गुड़, आंवला और पालक के अंदर सबसे ज्यादा आयरन, लौह तत्व पाए जाते हैं। जब भी लौह तत्व की कमी होती है तो आंवला, पालक और गुड़ जैसी चीजें लेने को कहा जाता है, उस व्यक्ति को देने को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, किसी क्षेत्र में अगर पानी की कमी कही जाती है, जब किसी क्षेत्र में आप कब कहोगे कि उस क्षेत्र में पानी की, जल की कमी, कब कहोगे कि वहाँ पर उस क्षेत्र में जल की कमी है, सभी घरों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए पानी मिलता है, उस क्षेत्र में पानी केवल नलों से आता है, कैसे किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है जब प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित है, प्राप्त पानी से लोग धोने व सफाई का काम कर सकते हैं। किसी क्षेत्र में जल की कमी कही जाती है जब प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाना पकाने के लिए असुरक्षित है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर पानी की कमी है, कि जब वो खाना ही नहीं पका पाएंगे, उस पानी से पी ही नहीं पाएंगे, तो वो पानी वहाँ पर क्या कही जाएगी, कमी कही जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 3 के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 क्या कह रहा है। कुड़ुक भाषा में तोरांग का अर्थ क्या है। तोरांग इन कुड़ुक लैंग्वेज मीन्स द फॉलोइंग। वन उत्पादक, वन उत्पाद, वन वनवासी, निष्फलन, निष्फल वन। क्या तो कुड़ुक भाषा में तोरांग का क्या अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है तोरांग का, क्या अर्थ होता है वन यानी कि फॉरेस्ट, जंगल। जंगल को कुड़ुक भाषा में तोरांग का अर्थ होता है जंगल, ठीक है, जंगल होता है अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, देखो, अगर आपका घर एक्स पर स्थित है तथा दूध की दुकान वाई पर है, आपके घर से दूध की दुकान तक जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। आप पहले ए पर जाते हैं जो कि एक्स पर है, ठीक है, जो कि एक्स पर है, ए पर जाते हैं, फिर 50 मीटर दूरी पर जाते हैं जो बी पर पहुंचते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में है, पश्चिम में 60 मीटर दूरी पर है, फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 50 मीटर दूरी पर, और अंत में आप वाई दुकान पर पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक पूर्व में 100 मीटर की दूरी पर है। दूध की दुकान के सापेक्ष आपके घर की स्थिति क्या होगी। पहले कह रहा है, क्या कह रहा है, पहले आप x से y पर हमें जाना है, दूध के x पर हमारा घर है और y पर दूध की दुकान है। पहले हम क्या करेंगे, a पर जाते हैं जो कि x के ठीक 50 मीटर दूरी पर है, ठीक है। पहले हम उत्तर में जाएंगे, फिर हम पश्चिम में जाएंगे, पहले उत्तर में गए, फिर पश्चिम में गए, पश्चिम के बाद फिर ठीक उत्तर में गए, फिर दोबारा उत्तर में गए, उत्तर के बाद फिर दोबारा कहाँ गए, और अंत में वाई पर दूध की दुकान पर पहुँचे, वो जो कि ठीक पूर्व में थी। अब दुकान कहाँ पर है, उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में। पहले हम कहाँ गए, पहले हम गए उत्तर में, उत्तर दिशा में, फिर पश्चिम दिशा में गए, फिर दोबारा उत्तर दिशा में गए, फिर पूर्व में गए, फिर पूर्व दिशा में गए। तो सही आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम होगा। दक्षिण पश्चिम इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर आप उत्तर पश्चिम पूर्व उत्तर फिर पूर्व में, पहले उत्तर में गए, फिर पश्चिम में गए, फिर उत्तर में गए, फिर पूर्व में गए, तो यहाँ पर जो सापेक्ष स्थिति होगी वो दक्षिण और पश्चिम के बीच में होगी, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति को सामान्यतः लक्षण होंगे। जिस व्यक्ति को मलेरिया हुआ है उसके कॉमन सिम्टम्स क्या होंगे। बुखार के साथ खांसी व जुकाम होना, दस्त और बुखार, ठंड लगना और बुखार का आना, त्वचा पर फफलो तथा बुखार, फफोले यानी कि फुंसी फोड़े आ जाना और बुखार। बताएं, जब अगर किसी को मलेरिया हुआ है, जो भी व्यक्ति मलेरिया से ग्रस्त है उसको ज़्यादा ठंड लगेगी और उसको बुखार हो जाएगा, उसको बुखार आएगा तेज और उसको ज़्यादा ठंड लगेगी। याद रखना, मलेरिया से ग्रस्त व्यक्ति के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, ज़्यादा ठंड लगना और बुखार आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कह रहा है। मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनती है दर्शाती है क्या। दृढ़ निश्चय, कमल का फूल, फूल तोड़ना, दृढ़ता। क्या कह रहा है, मुकुल हस्त मुद्रा जो सभी उंगलियों के सिरों को जोड़कर बनती है क्या दर्शाती है। भाई क्या दर्शाएगी, जब हम ये सारी उंगलियां जोड़ करके क्या बनाएंगे, कमल का फूल। आप अपने ये एक्टिविटी करा सकते हो हाथ में, मुकुल हस्त मुद्रा यानी कि अपनी सारी उंगलियों को के सिरों को एक साथ जोड़ करके एक चीज़ दिखा रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से दिखा रहा है, तो वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कमल का फूल बना रहा है हाथ से, अपने फिंगर टिप से क्या बना रहा है, कमल का फूल यानी कि फूल बनाना को दिखा रहा है। फूल तोड़ना नहीं है, दृढ़ता नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है, कमल को फूल को शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए, भोजन के अंदर मिनरल्स को बनाए रखने के लिए खाने से पहले हमें अवश्य क्या करना चाहिए। भोजन में पोषक तत्व यानी कि जो मिनरल्स हैं, जो प्रोटीन है, ठीक है, जो मिनरल्स हैं, जो न्यूट्रिशन है फूड में,
वो बने रहें, उसके लिए खाना खाने के से पहले आपको क्या करना चाहिए? फलों और सब्जियों को काटने के बाद धोना चाहिए, भोजन को अधिक देर तक पकाना चाहिए, चावल तथा अनाजों को ढेर सारे पानी में धोना चाहिए, चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना जिसमें उन्हें भिगोया गया है। क्या होगा? यहाँ पर भोजन तत्व में मिनरल्स, न्यूट्रिशन बने रहें, इसके लिए खाने से पहले, खाना पकाने से भी पहले जब हम चावल को, देखिए क्या करना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4, हम दाल चावल बना रहे हैं, अनाज बना रहे हैं कोई भी, या दाल चावल बना रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ को भिगो के रखनी है। चावल बना रहे हैं, पहले उसे 2-3 बार अच्छे से पानी से धो लें और फिर चावल को भिगो के रखें और उसी पानी से क्या करें, उस चावल चढ़ा दें, तो वो ना उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ऐसी दालों को पहले धो लो, धोने के बाद उसे भिगोते हैं 10-15 मिनट, 10-15 मिनट जिस पानी में भिगोया उसी पानी से दाल को चढ़ा दो उबलने के लिए, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो बने रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाने के दौरान निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जब आप बच्चों को ईवीएस पढ़ा रहे हो और ईवीएस पढ़ाने के टाइम पर आप बच्चों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? फील्ड ट्रिप क्यों इम्पॉर्टेंट है? जब हम फील्ड ट्रिप पे बच्चों को ले जा रहे हैं तो उस दौरान सबसे ज़्यादा क्या इम्पॉर्टेंट है? क्षेत्र भ्रमण के लक्ष्य का निर्धारण करना, ठीक है, सेटिंग गोल्स ऑफ फील्ड ट्रिप, की फील्ड ट्रिप कराने का क्या लक्ष्य है, यात्रा के माध्यम का चयन, कि कैसे माध्यम करना है, कैसे ट्रेवल करना है उसका चयन, चर्चा के अवसर सर्जित करना, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कशन, चिंतनशील जर्नल लिखना व रखना, मेंटेनिंग रिफ्लेक्टिव जर्नल। क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, चर्चा के अवसर सर्जित करना। जब हम बच्चों को फील्ड ट्रिप पर ले जा रहे हैं तो बच्चे को अपॉर्चुनिटीज देना डिस्कशन की, ठीक है, कि जब हमने कोई फील्ड ट्रिप करी, आने के बाद बच्चा उसके बारे में क्या कर पाए, डिस्कशन कर पाए, ठीक है, वो किसी भी चीज़ की आपने फील्ड ट्रिप कराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है क्या, कि पर्यावरण अध्ययन के एक क्रियाकलाप आधारित उपागम को अर्जित करने के 4 चरणों में से सही को इंगित करना है। जब भी आप कोई भी क्रियाकलाप कराते हो, कोई भी एक्टिविटी क्लासरूम में आयोजित करते हो, तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा सही क्रम को इंगित करना है कि क्या सही क्रम होगा, कौन सा एक क्लासरूम में एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कर रहे हो जब आप, तो क्या चीज़ सही होनी चाहिए। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस देखिए क्या कह रहा है। विषय की पुनरावृत्ति, प्रत्येक विद्यार्थियों को समर्थन देना, एक भली प्रकार आयोजित योजना और एक संक्रामक वातावरण का सर्जन करना। प्रत्येक विद्यार्थियों को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति, एक सकारात्मक वातावरण सर्जन करना और एक भली प्रकार आयोजित करना योजना का, एक सकारात्मक वातावरण सर्जन करना, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना, एक भली प्रकार आयोजित योजना, विद्यार्थियों को समर्थन देना, विषय की पुनरावृत्ति, एक भली प्रकार से योजना को आयोजित करना, पॉजिटिव इन्वायरमेंट को बच्चों को प्रोवाइड कराना, विद्यार्थियों को मोटिवेट करना, विषय की पुनरावृत्ति करना। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। सबसे पहले पॉजिटिव इन्वायरमेंट को इनरिच करना है, उसके बाद एक्टिविटी को आयोजित करना है अच्छे से, उसके बाद बच्चों को एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए समर्थन करना, मोटिवेट करना, और फिर जो विषय है, जो टॉपिक है, उसको स्टार्ट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, 25 के बाद आता है 26। क्या कह रहा है? वर्षा ऋतु में पार्क घूमने के दौरान, क्वेश्चन नंबर 26, वर्षा ऋतु में पार्क घूमने के दौरान बारिश शुरू हो गई और सभी विद्यार्थियों ने अपने, भाई ये है छाते खोल दिए। रिया ने पूछा, यदि पौधे बारिश में गीले हो गए तो क्या उन्हें सर्दी नहीं लगेगी? उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? भाई आप वर्षा ऋतु में पार्क घूमने के दौरान बारिश शुरू हो गई, वर्षा ऋतु है यानी कि रेनी सीजन है, इसमें हम बच्चों को पार्क घुमाने ले गए। अब वहाँ पर क्या हुआ कि बारिश होने लगी तो बच्चों ने सभी ने अपने अम्ब्रेला खोल लिए।
उसमें से एक बच्चे ने रिया ने पूछा कि जब बारिश होती है तो पौधे भी गीले हो जाते हैं, तो क्या इन पौधों को सर्दी नहीं लगेगी? अब एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि हमारी तरह पौधों को विषाणुओं से जुकाम लग सकता है। विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि पौधे विषाणु से प्रभावित नहीं होते। विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे पौधे को जुकाम लगने से कैसे बचा सकते हैं। सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्न के बारे में क्या सोचते हैं। ए और बी सही है, बी और सी सही है, ए सी और डी सही है, या फिर ए और डी सही है? कौन सा सही है भाई? विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे पौधे को जुकाम लगने से कैसे बचा सकते हैं, और डी ऑप्शन सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे रिया के प्रश्न के बारे में क्या थिंकिंग रखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरण अध्ययन में सहयोग अधिगम उपागम क्या है? कॉर्पोरेटिव लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 27, पर्यावरण ईवीएस में कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच क्या है? समूह में व्यक्तिगत क्रियाकलापों के मान में वृद्धि, सामूहिक कार्यों के लिए विषयों के मान में वृद्धि, समूह में के कार्यों के मान में वृद्धि, समूह में शिक्षक के मान में वृद्धि। क्या होगा सही जवाब बताएं? जब आप कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच करा रहे हो, सहयोगी अधिगम, एक दूसरे के साथ सहयोग करके बच्चों को पढ़ा रहे हो कि बच्चा क्या है ग्रुप्स में एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट ले पाए, तो सहयोगी अधिगम उपागम में क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, समूह के क्रियाकलापों के मान में वृद्धि बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है। रिद्धि स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली बनाने के लिए कक्षा 5 की छात्राओं का चयन करती है। प्रधानाध्यापक उसे इस गतिविधि के लिए कुछ छात्रों का भी चयन करने को कहती है। प्रधान अध्यापिका प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या अपेक्षा को संबोधित कर रही है? भाई स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली मेकिंग एक कंपटीशन होने वाला है क्लास 5th में। अब प्रिंसिपल ने कहा कि इस गतिविधि के लिए कुछ छात्राओं के अलावा लड़कियों के अलावा लड़कों का भी चयन करना है। तो जब प्रिंसिपल ने ये निर्णय लिया तो पाठ्यचर्या करिकुलम के कौन से एस्पेक्ट को वो संबोधित कर रही है? विविध अनुभवों के माध्यम से परिवेश के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना, परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से प्रक्रिया कौशल का विकास करना, प्राकृतिक भौतिक और मानव संसाधन के प्रति संवेदनशील विकसित करना, समानता न्याय तथा मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान करना। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर 4 समानता, इक्वेलिटी, लड़का लड़की में कोई भेदभाव ना हो, सबके साथ, ठीक है, सबके साथ क्या हो, जस्टिस हो, सभी मानवीय गरिमा से संबंधित मुद्दों की पहचान कर पाए। यहाँ पर कहा है कि छात्रों का चयन किया जाता है, तो प्रिंसिपल ने कहा कि इस गतिविधि में आप कुछ लड़कों को भी इंक्लूड करो, क्यों कि इक्वेलिटी आए, ठीक है, जस्टिस हो पाए सभी बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर 4 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्रिएटिव एक्सपीरियंस एक सेकंड भाई, यहाँ पर हिंदी वालों को दिक्कत होगी। भाई हिंदी वालों एक मिनट देखना, यहाँ पर ये गलत प्रिंट हो गया है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि भाई पर्यावरण अध्ययन में सर्जनात्मक अभिव्यक्ति, क्वेश्चन है ये, पर्यावरण अध्ययन में सर्जनात्मक अभिव्यक्ति क्या है? संभव नहीं है, शिक्षार्थियों पर निर्भर है, नवाचार के लिए आवश्यक है, समय नष्ट करती है। सर्जनात्मक अभिव्यक्ति यानी कि कहीं पर कुछ रचना करना, सर्जनात्मक अभिव्यक्ति क्या करते हैं? नवाचार, कुछ नए विचार उत्पन्न हो, नवाचार के लिए आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर 3 के साथ। एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, वह प्रक्रम, क्वेश्चन नंबर 30, वह प्रक्रिया जो शिक्षार्थियों को जो उन्होंने सीखा है का प्रयोग और अभ्यास करने के लिए अनुमति देता है, वह है प्रश्नावली प्रक्रम, अवलोकन प्रक्रम, परियोजना प्रक्रम, प्रायोगिक प्रक्रम।
क्वेश्चनरिंग मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड या फिर एक्सपेरिमेंट मेथड? कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो बच्चे ने सीखा है और उसको अभ्यास उसको प्रैक्टिस करने में हेल्पफुल करती है? क्या प्रयोजन प्रक्रम, जो बच्चे ने सीखा उसको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मेथड से उसका बच्चा अभ्यास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि 30 में से आपका स्कोर क्या रहा कमेंट में आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाओ, वहीं पर आपको हर वीडियो का लिंक मिल जाता है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और अगर आप धानी गोयल सर्च करोगे तो भी आप लोगों को हेल्प मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर फॉलो कर लेना। और जितने भी बच्चे क्लास में जुड़े हैं, जिन्होंने भी वीडियो देखी है, लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना अपने बाकी साथियों के साथ, और चैनल को वे जितने भी न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट्स।